अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़बर से ख़बर में खुश आमदीद। मैं इफ्तिखार शराजी। नाज़रीन, 2 रोज़ कबल DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सियासी उफ़क़ पे जो आया है तूफ़ान, वो अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा। और गुज़श्ता रोज़ आपने देखा कि तहरीक इंसाफ ने भी इस पर रद्द-ए-अमल दिया, जहाँ पर रद्द-ए-अमल देते उन्होंने एक तो ये कहा कि बानी PTI पे लगाए गए तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। साथ में PTI की क़यादत ने फ़ौज के तर्जुमान की जानिब से जारहाना रवैये और फिर जो इंसाफ का चुनाव था उसके ऊपर भी गम गुस्से का इजहार किया। PTI की क़यादत ने नाजरीन ये कहा है कि इमरान खान को अगर माइनस किया तो फिर सब माइनस होंगे, लेकिन साथ में उन्होंने कहा कि बेहतर ये होगा कि डायलॉग टेबल पर वापस लौटा जाए। दूसरी जानिब आप देखते हैं कि हुकूमत वक्त और इत्तेहादी जमातें इस वक्त DGI SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तायीद करते हुए नज़र आ रही हैं। और कुछ वफाकी वज़रा ने तो ये भी कहा है कि अल्फाज इससे कहीं ज़्यादा सख्त हो सकते थे। बेहतर ये है कि तहरीक इंसाफ अपने रवैये पे नज़रसानी करे, वरना फिर जो कहा जा रहा है वो यही कि शायद पार्टी पे पाबंदी भी लग सकती है, नए मुकदमात भी बन सकते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नर राज का नफाज भी हो सकता है। तो आज हमने कोशिश की है कि बजाय सियासी जमातों को कुछ न्यूट्रल एम्पायर से पूछा जाए कि वो इस सारी सूरत हाल पे क्या राय रखते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी आमिर इलियास राना साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और उनके साथ मौजूद होंगे थोड़ी देर में अतर काज़मी। अतर काज़मी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। तो गुफ्तगू का आगाज़ और 2 ही नुक्ते मैं रखना चाहूँगा, उसके फिर अराउंड हम अपनी गुफ्तगू को आगे लेके चलेंगे। एक तो आमिर साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जिस नहज पे अब ये सूरत हाल आन पहुँची है, क्या तसव्वुर करें हम, इसके बाद सियासी बहरान ख़त्म होने की तरफ जाएगा या मज़ीद गहरा होगा? और इसके साथ एक जुड़ा सवाल और कि इस नहज पे पहुँचने में किसका कितना किरदार है? गोया कि ताली दोनों हाथों से बजी है, जो जिस वक्त तोपों का रुख सिर्फ एक जमात की जानिब है, हम उसी को कहें कि उसी की वजह से सब कुछ हुआ है। शाहिद साहब, आपने खासा तफसीली सवाल किया है, लेकिन आपने जो स्टार्ट में DGI SPR का शॉट लगाया था ना बार्किंग डॉग्स के हवाले से, सबसे पहले तो मैं चूँकि वहाँ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था, जो शफीउल्लाह जान साहब ने ट्वीट भी की और वो सारा एडिटेड वर्जन है। मैंने उनके ट्वीट के ऊपर कोट ट्वीट किया और ओरिजिनल वीडियो भी लगाई कि बिल्कुल वज़ीर आला को नहीं कहा। और ये बात हो रही थी इंडियन कंटेंट पे और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलने वाले के हवाले से, ये बात उस पे हो रही थी। वज़ीर आला जो बात करते हैं वो बात कर रहे हैं अपने लीडर के हवाले से कि उनको मिलने दिया जाए, फ़लाँ किया जाए। और जो जवाब उनको बराह रास्त दिया गया, जो उन्होंने बात की थी बॉर्डर पे रेंजर मतलब FC या फ़ौज होती है, वो उनके नाम के साथ जवाब दिया गया था। पहली बात तो यह है कि PTI की तरफ से ये बड़ी सख्त ज़्यादती की गई और फिर हैशटैग लगाए गए। बिल्कुल करें, जब मुकाबला है आपका तो आपने तो फ़ौज के साथ ही जंग समझी हुई है ना, कि आप मोहब्बत भी उन्हीं से करना चाहते हैं, 14वीं का चांद भी उन्हीं से मांगना चाहते हैं और मिलना भी उनसे चाहते हैं, और वो आपसे बात नहीं कर रहे। आपको जो ऑफ़र कर रहे हैं उनको आप कहते हैं, यानी शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं या वज़रा, कि इनके पल्ले ही कुछ नहीं, हम क्यों बात करें। पल्ले तो आपके भी कुछ नहीं था जब आप वज़ीर आज़म थे। उस वक्त तो आप सब कुछ कहते थे कि सब मेरा इख्तियार है, जनरल बाजवा मेरी पॉलिसी चला रहे हैं। और जिस दिन आप इक़्तिदार से गए तो कहते मेरे तो पल्ले ही कुछ नहीं था, और सब कुछ वो जनरल बाजवा करते थे। इलेक्शन कमिश्नर वो लगा रहे थे, हर पोस्टिंग प्लानिंग में वही होते थे, एतराज़ करते थे। तो इक़्तिदार में और इक़्तिदार के बाहर आपका बयानिया बिल्कुल मुख्तलिफ था, लिहाजा किस पर ट्रस्ट किया जाए। फिर जब आपके लोग, जिसमें अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौर, फ़ौज से मुज़ाकरात करने के बाद उनका नुमाइंदा ले कर आपके पास पहुँचे अली ज़फ़र और सलमान अकरम राजा के साथ, बैरिस्टर गौर, आपने उन्हें मना किया कि आइंदा तुमने कोई बात नहीं करनी और कोई बंदा भी बात नहीं करेगा। और फिर चंद हफ्तों बाद कहा कि सिर्फ मैं करूँगा और मुझसे बात करें। फिर आप उनके ऊपर जहनी मरीज़ कहते हैं, फिर आपको जवाब में कह दिया गया। तो फिर इसको तो आप ये नहीं कह सकते कि ताली एक हाथ से बजी है, दोनों तरफ से बज रही है। मुसलसल जिस दिन से आप इक़्तिदार से गए, आप मीर जाफ़र सादिक पहले फ़ौज के सरबराह को कहते थे, अब आपने अपनी पार्टी के उन नामज़द पार्लियामेंटेरियंस को कह दिया जो आपकी पार्टी की इजाज़त से नेशनल सिक्योरिटी की वर्कशॉप में गए थे। कमेटी में तो आप वज़ीर आज़म थे, आप नहीं बैठते थे पार्लियामेंट की अपोजिशन के साथ। अपोजिशन ने तो बैठ के आपके साथ, आपकी टीम के साथ बैठ के पार्लियामेंट में भी बैठे, कमेटियों में भी बैठे और नेशनल एक्शन प्लान 2021 बनाया था। तो जब आप इतना फैला देते हैं चीज़ों को, और आज जब आप फंस गए हैं और आपकी बहनों ने माना कि अभी तो हमने बहुत माइल्ड करके ये चलवाया ट्वीट, तो जिन लोगों के जहन में था कि इमरान खान का ट्वीट तो वैसे ही चल पड़ा है, शायद उन्होंने ना कहा, वो भी उनकी बहनों ने अब हम दूर कर दिया, तो फिर किसको गिला करेंगे आप?
सही मुनासिब। मैं चाहूँगा कि अतर काज़मी को भी शरीक गुफ्तगू करें। एक तो अतर, जो मैंने सवाल आमिर के सामने भी रखा कि क्या ये ताली अब दोनों हाथों से बज रही है, गोया कि हम तहरीक इंसाफ को या फिर हुकूमत वक्त को भी इस वक्त जिम्मेदार ठहराएं कि जो बहरान इस वक्त थमने का नाम नहीं ले रहा। और फिर जो आमिर भी बात कर रहे थे कि गोया कि कल आप बेनिफिशरी थे, कल आपको वहाँ से सपोर्ट मिल रही थी, तो मेरी फ़ौज, बाजा साहब बेहतरीन सोल्जर, सब कुछ, बट आपको कुछ नहीं मिल पा रहा वहाँ से, वो आपको डिसंगेज कर रहे हैं, आपसे बात नहीं करना चाह रहे। तो फिर मीर जाफर, मीर सादिक और आपकी गुफ्तगू का महवर सिर्फ मुसल्लह अफवाज हैं। आप ना तो पार्लियामान में बैठी जमातों को अंगेज करना चाह रहे हैं, ना उन पर तनकीद करते। आपकी तनकीद का एक ही मरकज़ और वो पाकिस्तान फौज है। तो ये गिला आपको लगता नहीं कि तहरीक इंसाफ से बड़ा जायज़ सा गिला है? बदकिस्मती से हमारे हर हुकूमत जिसका खात्मा होता है उनकी लैंग्वेज यही होती है और वो यही कहते हैं। आप कुछ साल पीछे चले जाएं, मरियम नवाज साहिबा क्या कहती थी, किससे बात होनी है, तुमसे तो बात ही नहीं होनी, तुमसे लाने वालों से बात होगी। अभी आपने शुरू में क्लिप चलाया ख्वाजा आसिफ साहब का, उन्होंने कहा कि मैं तो और भी ज्यादा जुबान इस्तेमाल करता। तो ख्वाजा साहब के मैं तो 100% उनकी बात पे एतबार करता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो जुबान पाकिस्तान के इदारों के हवाले से कौमी असेंबली में खड़े होकर की भी है, वो आज तक किसी ने नहीं की, ना ही वो कोई मीडिया चला सकता है। तो ये अनफॉर्चुनेट साइड है हमारे इक्तदार की जो साइकिल है उसके अंदर। जब इक्तदार में होते हैं तो आपको आर्मी चीफ कौम का बाप भी नजर आता है, आपको ये भी नजर आता है कि जी ये आर्मी का राइट है, वो एजेंसियां रिकॉर्डिंग भी कर लेती हैं, वो सब कुछ आपको नजर आता है। लेकिन जब बाहर आते हैं तो फिर वो वोट की इज्जत आपको याद आ जाती है, फिर दोबारा इक्तदार मिलता है तो फिर दोबारा वोट की इज्जत गायब हो जाती है। तो अनफॉर्चुनेट साइड है हमारे ये सियासत की। लेकिन इस सारी बहस के अंदर एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो सियासत का एक तरह से फेलियर भी आपको नजर आता है। अब 3 साल के बाद भी, 3 साल असेंबली का टेन्योर पूरा होने वाला है, हुकूमत ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है, 3 साल के बाद भी अगर इस इंपॉर्टेंट मौके पे हम सब इमरान खान को डिस्कस कर रहे हैं या इमरान खान का जिक्र हो रहा है, तो इट मीन्स कि दूसरी तरफ से कोई काउंटर सियासी नैरेटिव नहीं बनाया जा सका। आप शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, जरदारी साहब उनके तादी हैं, मियां साहब बाहर हैं, मरियम बीबी हैं, बिलावल हैं, भाई वो क्यों नहीं एक पॉलिटिकल काउंटर नैरेटिव बना सके कि बात इस नहज पे पहुंच गई कि इदारे को खुद भी जवाब देना पड़ा। तो एक सियासी नाकामी भी आपको नजर आती है। और उसके साथ साथ हमारी जो एक बदकिस्मत साइट है हमारी पॉलिटिक्स की, कि जब इक्तदार में हो तो सब बेहतर, इक्तदार से बाहर हो तो फिर बहुत सारे गिले शिकवे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। अतर, यही जो बात की है आमिर ने, मैं आपकी तरफ लेके आता हूँ। एक तो ये है कि जो सोशल मीडिया के ऊपर भी तनकीद है, उसका भी मरकज़ फ़ौज है। फिर इमरान खान साहब के गोया के घर वाले, उनकी बहनें अपना बयानिया गोया के वो भी एक ऐसे मुल्क के मीडिया के थ्रू गोया कि वो उनको पोर्ट्रे कर रही हैं कि जो हमारी सबसे बड़ी फॉल्ट लाइन है, गोया कि हिंदुस्तान, आप मालूम है सबको कि सबसे बड़ा दुश्मन इस मुल्क का। तो ये गिले तो बड़े जायज़ है ना। अगरचे पाकिस्तानी मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर स्पेस कितनी अवेलेबल उनको है वो एक अलग डिबेट है। लेकिन बहरहाल जब आप दुश्मन मुल्क के मीडिया पे जाके इस तरह की गुफ्तगू करेंगे तो फिर यकीनी तौर पे उससे कोई दुरुस्त रास्ता तो नहीं निकलेगा, कोई खैर का रास्ता तो नहीं निकलेगा। फिर रिएक्शन इसी तरह का आएगा जो आया है। देखिए, मेरा जो टोटल इसमें पॉइंट है वो ये है कि या आप या राना साहब ने अगर परसों से सहाफत शुरू की है, तो अगर इस तरह की बात और डिस्कशन हम करें तो वो बड़ा मुनासिब लगता है। यही मुल्क है, इस मुल्क में वजीर आजम रहने वाला जो है वो कहता है मैं कारगिल की इंक्वायरी करवाऊंगा इंडियन मीडिया पे बैठ के। तो एक गैर सियासी खातून के ऊपर हम जो है वो बहस करें, तो मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ कि यही तो अलमिया है। ये कौन सी नई बात है? ये दिसंबर का महीना है, आप निकाल लें पुरानी ट्वीट्स मरियम बीबी की कि वो सकूते ढाका के हवाले से आज भी रिकॉर्ड पे मौजूद हैं, शेख मुजीबुर रहमान के हवाले से आज भी नवाज शरीफ साहब के जो सारे बयानात रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। तो मसला ये है कि या तो हम बता दें कि हमने सिर्फ इमरान खान को डिस्कस करना है और आज से हमने सहाफत शुरू की और आज से ही हमने बात करनी है। तो भाई यही तो मैं रो रहा हूँ कि ये तो अरसा दराज से हमारी सियासत के अंदर हो रहा है और उसमें फिर इदारों का किरदार भी है। आपको पता है कि यहाँ पे मार्शल्ला भी रहे हैं, यहाँ पे ऐसी हुकूमतें भी बनाई गई हैं। 2018 के अंदर सारे इल्जाम लगाते थे कि जी इदारे एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को लेके आई है। तो क्या उस वक्त कोई एक मुल्क दुश्मन को लेके आगे थे? उससे पहले जिस तरह मंसूर अली खान साहब ने वहां पे पूछा कि नवाज शरीफ साहब के हवाले से ये कहा जाता था, बाकायदा सहाफियों से मीटिंग्स में कहा जाता था वो इंडिया के से लोग आते हैं और शुगर मिले और पता नहीं क्या कुछ। तो यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि कोई नया नहीं हो रहा पाकिस्तान की सियासत के अंदर, वही बहस चल रही है।
मसला ये है कि यहाँ से आगे किस तरह चीजों को लेके जाना है। या तो हम इसी बहस के अंदर फंसे रहेंगे। अब आप देख लें कि इस वक्त मुल्क के अंदर क्या सिचुएशन है, आपकी मौशी सिचुएशन क्या है, आपकी दहशतगर्दी में किस तरह भारत का क्या किरदार है, बलूचिस्तान के अंदर भारत का क्या किरदार है। तो ये सारी चीजें जो है ये हल करने वाली हैं और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। लेकिन फॉर सम रीजन मेरे ख्याल में ये बात बिल्कुल ठीक है, हम उसी में फंसे हुए हैं कि उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया। जो पिक्चर है वो इससे लार्जर है और बड़ी बदकिस्मत है जो फिलहाल हमें नजर आ रही है। जी 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 बिल्कुल, इस पर कोई शक नहीं है कि परेशान कौन है। लेकिन आमिर इनफैक्ट जो अतर ने भी बात की है कि माजी में इससे पहले गोया के देखें मियाँ साहब तो पूरी एक स्कीम बताते थे कि कैसे इस मुल्क के अंदर रजीम तब्दील किए जाते हैं, कैसे सियासतदानों पर इल्ज़ाम लगते हैं, कैसे वज़ीर आज़म को इक़्तिदार से निकाला जाता है, कैसे उनको तख्तेदार पर लटकाया जाता है। और फिर गोया के मेमो गेट या रोग आर्मी किस तरह के इश्तिहारात छपते रहे गैर मुल्की अखबारात पे, वो भी यारी सी बात है। आप बड़ा तवील तजर्बा है आपका सियासत का, सहाफ़त का, तो आपको मालूम है ये चीज़ें कोई अनहोनी तो नहीं हुई जो इस वक्त हो रही हैं, बट जो रिएक्शन है वो माजी के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा है। तो वो लोगों के लिए नाकाबिल फ़हम है कि क्यों ऐसा। शाही साहब, मैं दूसरी दफ़ा कह रहा हूँ कि अतर साहब ने DGI-SPR पे कोई तबसरा नहीं किया। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसी थी, जो आपका सवाल था। अब आगे चलें। रोग आर्मी राह ने छपवाई और उनके वजीर दाखिला ने अपनी बारी में बोलना जी, मैं भी जवाब दे सकता हूँ बीच में। नहीं, हाँ, मैं भी नहीं बोला बीच में। मैं ये कह रहा हूँ कि रोग आर्मी जो आपने कहा शराजी साहब, ये राह ने छपवाए थे और उनके मरहूम वजीर ने किताब में लिख दिया, मैं आपको टेक्स्ट भी कर दूंगा, कि ये हमने राह ने छपवाए थे। तो ये लिहाजा एक तारीख का गलत हवाला आप जैसे सीनियर साफी से मुझे तवक्को नहीं थी कि देंगे। वो उस वक्त की रजीम ने फायदा उठाया। चलो आपने करेक्ट कर दिया, पर नहीं, मैं अगली बात पे आ रहा हूँ ना। मैंने एक बात का जवाब दिया ना, दूसरी की बात कर लेने दें। मेमो गेट पे गए ना, नवाज शरीफ को छुप के गए थे, मुझे बता दें। वो गए हैं ना, पब्लिकली गए। ये मरिया जब मरहुमा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मौजूद थी, ये चूँकि उस तनाजुर में बात होती है मिसाक जमहूरियत के, सबसे पहले वो जनरल मुशर्रफ से मिली थी दुबई में जाके, और सारा जो मुज़ाकरात करके जिनकी वजह से वो आई, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मरहुमा की वजह से नवाज शरीफ को इजाज़त मिली थी पाकिस्तान आने की। ये भी रिकॉर्ड पे बात है। इशू ये है कि सियासतदान तो सियासतदान से बात करने को तैयार नहीं है ना। नवाज शरीफ ने तो आज भी कहा है ना, पिछले हफ्ते जो बात की उन्होंने, जब लोग उनके जीत के आए, कि उन लोगों का हिसाब होना चाहिए जिन्होंने की। इमरान खान किन लोगों के हिसाब की बात करते हैं? वो तो बात करते हैं कि तुमने मुझे निकाला, तुम मुझे गोद में लो दोबारा। खेलने में वो चांद भी उन्हीं से मांगते हैं, वो सियासतदानों से तो नहीं बात करते ना। नवाज शरीफ ने तो ज़र्फ दिखाया था जब ये पूरी फ़ौज के साथ इस्लामाबाद पे चढ़ाई करने आए थे, वो बन्नी गाला चले गए थे। उनके भाई को क्या क्या कुछ अपोजिशन के लीडर उमर अयूब और इन सारों ने नहीं कहा, और उसके बावजूद वो कहते रहे और 14 अगस्त को पब्लिकली ऑफर की कि हमसे बातचीत करें। ये कहते नहीं करेंगे। अच्छा, फिर जिनसे आप बात करना नहीं चाहते उनको आप दशनामतराजी करते हैं। हर रकीक हमला दुनिया का पाकिस्तान की फ़ौज पे करते हैं। तो जवाब फिर इसलिए सख्त आया है कि आपने भी हदें पार कर ली हैं, कि आपको बड़े रास्ते दिए गए। जो मैं पिछली दफ़ा बता रहा था, ज़रा बैरिस्टर गौर से पूछ लेना, सलमान अकरम राजा और ये अली ज़फ़र गवाह हैं, जब उन्होंने ऑफ़र की कि अपोजिशन के लिए बैठने को तैयार हैं, एक इस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा होगा, और 5 नाम दिए PMLN के, जिसमें 5वां एक नाम मोहसिन नकवी भी था, कि इनमें से कोई एक चुन लें, बैठ के बातचीत शुरू करते हैं। उसके बाद अगली बातचीत, जब अमेरिका से वो जो 2 लोग आए हुए थे उनसे बातचीत हुई, तो फिर इनके जिनके सपोर्ट पे आज ये खड़े हैं और पाकिस्तानी फ़ौज के खिलाफ बयानियाँ बनाते हैं कि नहीं 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 ट्रंप आ रहा है, 20 को ओथ ले रहा है, ख़त्म करें मुज़ाकरात, वो ख़त्म कर दिए। उसके बाद ये खुद पीछे हुए हैं ना। इनके साथ हर बंदे ने मोहब्बत की है कि बातचीत कर ले, रास्ता ले ले। इमरान खान नहीं ले रहे। उनका ख्याल है वो इस्टेब्लिशमेंट को और उनके हामियों का कि घुटनों के बल ले आएंगे। तो भाई ले आए फिर आप तो 10 मई को भी साथ नहीं खड़े हुए थे, जीतने के बाद साथ आए थे ना यार। सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे हैं। मैंने अलीमा खान और उमर अयूब के नाम लिए, आपको और कौन सा नाम चाहिए मुझसे? सही सही अतर, इनफैक्ट ये तो बात दुरुस्त है ना कि अगर आपने गुफ्तगू करनी भी है तो आप सियासतदानों से करें। गोया के बार बार हुकूमत वक्त, गोया के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी हमने देखा है कि सेनेट के अंदर राना सनाउल्लाह साहब ने खड़े होकर कहा कि गुफ्तगू के लिए आए, डायलॉग करें। स्पीकर कौमी असम्बली बार बार अपने चैम्बर में बुला रहे हैं अपोजिशन की तमाम जमातों के कि मिल बैठें, गुफ्तगू करें। तो उस तरफ क्यों नहीं जा रही तहरीक इंसाफ? बार बार गोया के एक तरफ तो आप गिला करते हैं कि आप इक़्तिदार से हटाया इस फौज ने, फिर आप कहते हैं कि गुफ्तगू उन्हीं से करनी है। तो ये तर्ज अमल भी तो आपको नहीं लगता कि दुरुस्त नहीं है? और फिर साथ में साहब कह रहे हैं कि DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर आप एक जुमला नहीं कह रहे अभी तक, कुछ बताएं कि वो कैसी थी?
वो बड़ी जबरदस्त थी। राणा साहब का सवाल तो सबसे जबरदस्त था मेरे ख्याल में, सबसे उस हाईलाइट थी जो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो आमिर साहब का सवाल था वहां पे। तो मुझे तो बड़ी अच्छी लगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। अच्छा, दूसरा मैं इधर देखें आपके साइड से सवाल कैसे पे भी निकल आ गए। जाऊं। मसला ये है कि देखें, हालत ये है कि सियासतदान जो है वो सियासतदानों से बात नहीं करते। जिस हाँ। मुल्क में सहाफी ये क्वेश्चन करें कि भाई अब वो आपसे इख्तलाफ करने वाले क्यों टीवी पे बात कर रहे हैं, उस मुल्क में फिर आप सियासत का भी पढ़ लें, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और सहाफत की भी। भाई हमने तो इख्तलाफ बर्दाश्त करना है, ये तो कोई नहीं, चाहे वो सियासत में हो सहाफत में हो, हर किसी को बर्दाश्त करना है। और मेरे ख्याल में ये जो रवैये हैं, चाहे वो जिसमें सख्ती हो किसी के हवाले से भी हो, वो मुनासिब नहीं है, चाहे वो 10 साल पहले हो या अभी हो। पर आप ये भी देखें ना कि कल जो पीटीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें बैरिस्टर गौहर साहब ने बड़ी मुदल्लल गुफ्तगू की, बड़ी उन्होंने उस तरीका का नहीं कहा कि जनाब हम ये करेंगे हम वो करेंगे। तो हाल तो उसका यही है कि आप बेहतर तरीके से जो है चीजों को हल करें। बाकी बहस तो देखें, बहस बराए बहस तो हम करते रहेंगे कि वो 3 साल से उन्होंने उससे क्यों नहीं गुफ्तगू की, 3 साल से उन्होंने उससे क्यों नहीं गुफ्तगू की। वो तो चल रहे हैं, वो तो हम कर रहे हैं। अब वो नहीं कर रहे तो फिर हम क्या कर सकते हैं? ठीक है कि नहीं? ये तो उनकी जमात ही जवाब दे सकती है कि वही बता सकते हैं कि जी वो क्यों नहीं कर रहे। वो जो मैं अर्ज कर रहा हूं कि पॉलिटिकल फोर्स जो काउंटर है, जिसको आप एक जिसे कह सकते हैं मजबूत पॉलिटिकल एक बयानिया हो, वो क्रिएट नहीं हो पा रहा। वो चाहे नून लीग हो, चाहे पीपल्स पार्टी वाले हो, जाए ये कितना मजबूत पॉलिटिकली एक काउंटर नैरेटिव बना पा रहे हैं। देखिए ना, वो भी एक इशू है ना। अगर वो होता तो आपको हो सकता है कि इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने को ना मिलती, इदारों को जरूरत ही ना पड़ती कि वो खुद जवाब देते। इतने ज्यादा वुज़रा हैं, इतनी बड़ी हुकूमत है, वो खुद जवाब देते। तो ये भी एक चीज है ना। तो ये मसला ये है कि वो सियासत की आपको कमी नजर आती है। मुझे बेसिक इसमें चीज ये है। हाँ नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मुझे एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा गया, ब्रेक से वापस आते हैं तो मैं आमिर साहब के सामने एक और नुक्ता रखना चाहूँगा कि उस पर वो क्या जवाब देते हैं। छोटी सी ब्रेक। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। आमिर साहब, इनफैक्ट एक तो मुझे ये बताएं कि जब अपोजिशन एक है कि जो हमने कौमी असम्बली के अंदर सेनेट के अंदर नए कायदे इस पे खिलाफ नॉमिनेट कर दिए हैं, बट उनके नोटिफिकेशन नहीं होते, फिर उनका नुक्ता नज़र ये है कि इन लोगों से हम क्या गुफ्तगू करें, इनके तो हाथ में कुछ नहीं है। फिर साथ में मुझे ये बताएं कि जब तहरीक इंसाफ ये कहे कि उनसे पार्टी निशान छीना गया, उनको मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई, उनको लोगों को जबरन पार्टी से अलग किया गया, कुछ ऐसे हैं कि जो बाद में उन्होंने इजहार किया कि उनको किन्होंने कहा, आज कुछ हैं जो जलावतनी या गुमनामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि इसकी तनकीद का जो महवर है वो सियासतदान, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी होनी चाहिए या कोई और होना चाहिए? देखें, अभी जो नाम लिए बगैर बात की कि जब सवाल ये होंगे कि जी मीडिया पे मुखालिफ की आवाज़ ना आए, तो उस सवाल को पूरा सुन लें कि वो क्या सवाल था। वो सवाल ये था कि आज शाम आपको कहा जाएगा होते तुम कौन हो, और जब आपने सोशल मीडिया का बयान दिया, आपने रा के हैंडलर्स के अकाउंट्स दिए, आपने अफ़गानिस्तान का मीडिया दिया और नेशनल मीडिया किया, तो मैंने कहा कि फिर शाम को यही काम नेशनल मीडिया पे होता है, वही सवालात, यही जो आप कह रहे हैं कि ये मुल्क दुश्मन बयानात हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो चलते हैं, उनको वो उठाते हैं। मेरा सवाल वो था, और उस पर DGISPR ने बड़ी खुल्लम खुल्ला बात की कि बुनियादी महसूस में किस तरह पाकिस्तानी नेशनल मीडिया ने बात की, लेकिन ये बात उन्होंने कहा कि मैंने पर्दा रखा था, आप नहीं रहने, तो हम क्यों पर्दा रखें? मैं अगर गलत हूँ तो मुझे कहें ना, दूसरा गलत है तो हम कहेंगे बात उसको गलत है। कि आप जब एक नैरेटिव इंडिया का बयान करते हैं नेशनल मीडिया पर, तो इससे बड़ी आज़ादी कौन सी हो सकती है जो हमारे मीडिया को है कि अपने पाकिस्तान के अंदर अपनी फ़ौज के बारे में जो चाहें कहें आप। फिर जिन लोगों को सवाल मिल गए उसके ऊपर तनकीद क्या आ रही है? हमें तो सवाल नहीं मिला। वही पिछली 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसों में आप ही को सवाल मिल रहे थे, हम तो बैठे थे, हम तो हाथ उठाते थे, हमें नहीं दिया, इस दफ़ा उन्होंने दे दिया। मैं तो समझ के गया था कि हमारे अतर भाई के ज़िले के जनरल फैज़ का कोई फैसला सुनाएंगे तो उस पर बातचीत होगी। हमें तो था कि CDF पे बात होगी, वो ज़्यादा बात इमरान खान पे हुई। मुझे तो नहीं पता था कि उस पर होनी है, लेकिन हमने अपनी जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन जिस था, हमने उसके ऊपर सवाल किया। ये मेरा राइट है, किसी का इख्तलाफ करने का बिल्कुल राइट है, वो उसको अच्छा समझे या बुरा समझे, मुझे उसके ऊपर कोई वो मसला नहीं है। अब आप आ जाएं, बिल्कुल हुकूमत और अपोजिशन लीडर की बात आज हो रही है ना, जब आप 3 साल की कहानी सुनने आ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने 14 अगस्त को कहा था, जब आपने अभी उनको नाम भी नहीं दिया था, आप क्या जवाब देते थे? तुम चोर हो, तुम डकैत हो, तुम्हारे साथ हम नहीं बात करेंगे। आप मुसलसल एक बात करते हैं, आपकी हर बात मानते रहे हैं, आपकी गालियां सुनते रहे हैं, पार्लिमानी गालियां और गैर पार्लिमानी गालियां, सोशल मीडिया पे भी और नेशनल मीडिया पे भी। कोई आपको कुछ नहीं कह रहा। जिनके साथ आप कह रहे हैं कि इनके पल्ले कुछ नहीं है, तो वो तो आपको नहीं कह रहे, वो तो आपसे कह रहे हैं बात करें। आप कब बैठे संजीदा होकर उनके साथ? आप स्पीकर या चेयरमैन सेनेट के साथ कब बैठे?
आज आपको सिर्फ एक बात मिल गई कि जी अपोजिशन लीडर, और वो भी स्टे आप लेते हैं, हाई कोर्ट्स में आप जाते हैं जाके कि जनाब ये तकरीरी रोक दें, फलाने को इलेक्शन ना होने दें। अभी जब कल उसने लिखा है, इलेक्शन कमीशन ने लेटर बैरिस्टर गौहर को, कि आपको हम नहीं मानते, निशान आपके सेनेटरों को नहीं देंगे क्योंकि आपने स्टे लिया हुआ है अपने इलेक्शन के ऊपर। अब आप बताएं, ये भी डाल दें आप, इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी डाल दें और गवर्नमेंट पे भी डाल दें। इनके वकला ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का नहीं समझ सके कि निशान लिया गया, पार्टी बैन नहीं की, अपने लोगों को अपनी पार्टी में शामिल कराते ना। तो जो नलायकी इतने बड़े बड़े वकला इकट्ठे करके पीटीआई ने खुद की, जो जब सुप्रीम कोर्ट में सवाल आया तो उन्होंने कहा आपकी पार्टी को बैन कब किया था हमने, तो इनके पास कोई जवाब नहीं था। आप बताएं इसमें किसी का कसूर है? पीटीआई तो सुप्रीम कोर्ट में गई भी नहीं थी। फिर वो मखसूस 8 जजों के टोले ने जो एक पार्टी के लिए आइन का आर्टिकल ढूंढ के एक ही पार्टी को मुकम्मल इंसाफ फराम कर दिया। इंसाफ तो ये था ही नहीं, जो पार्टी आपके पास आई नहीं है, आपने सुओ मोटो भी नहीं लिया, तो जिसकी एप्लीकेशन है उस पर फैसला करें। ये बिल्कुल वही गेम थी जो पनामा से अकामा दे के और फैसला कर दिया गया कि नहीं हम तो बैठे इसीलिए थे कि हम ये काम उड़ा के रख देंगे। तो जवाब मिल गया आपको फिर आईनी अदालत से। सही सही। तो इनफैक्ट अतर, लेकिन इधर हमने देखा है कि अगरचे आमिर साहब कह रहे हैं कि जी मीडिया की बड़ी तारीफ़ की है DGI SPR ने, लेकिन साथ में थोड़ा सा उन्होंने एक पीस ऑफ एडवाइस भी दिया है मीडिया को कि आप फ़ौज को लेकर बड़ी ऑब्सेशन का शिकार हैं, मुल्क के अंदर और बड़े मसाइल पड़े हैं जिनके ऊपर गुफ्तगू हो सकती है। बल्कि उन्होंने ये भी कहा उस वक्त मैं सुन रहा था कि 1.25 घंटे हो गया मुझे दिखाए जा रहे हैं, आपके पास और कुछ दिखाने के लिए नहीं है। तो ये जो उनका गिला है फ़ौज का कि जी आप फ़ौज को डिस्कस करते रहते हैं, मुल्क के अंदर और मसाइल है भी उनकी तरफ भी जाएं, तो आपको लगता है कि ये पीस ऑफ एडवाइस बड़ा ठीक था और मीडिया को भी अपना किबला दुरुस्त करना चाहिए? देखिए, इसमें ओवरऑल आपको देखना पड़ेगा, ये कोई पहला मौका नहीं है। गुज़िश्ता 4-5 साल से आप देख लें, मैंने मुख्तलिफ प्रोग्रामों में भी इस पे बात की और मैंने यूट्यूब के ऊपर व्लॉग्स वगैरह भी इस पे किए हैं। हमारे मीडिया के अंदर जो बहुत सारे टॉपिक्स कवर होने चाहिए वो नहीं होते। एक यूनिवर्सिटी में एक दफा मुझे कुछ स्टूडेंट्स मिले तो उन्होंने कहा कि जी वो बलूचिस्तान को आप कवर नहीं करते सही। मैंने कहा हम तो इस्लामाबाद को भी कवर नहीं करते। याद है इस्लामाबाद में पीने का साफ पानी नहीं आता। तो वो जो डाइवर्सिटी होनी चाहिए, जिस तरह डाइवर्सिफाई होना चाहिए आपका कंटेंट, वो नहीं होता है। आप बैनुल-अक़वामी मीडिया को देख लें, दुनिया में जिस मुल्क में भी जाए आपको न्यूज भी होती है, न्यूज के अंदर डिफरेंट चीजों को कवर किया जाता है। तो उस हद तक तो ये बहस बिल्कुल दुरुस्त है कि हम बहुत सारे मामलात को इग्नोर कर देते हैं। एक चीज, अगर कराची में कोई बच्चा गटर में गिर जाए जिसको कवर होना चाहिए उसको हम बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन अगर पेशावर में वैसा हादसा हो जाए तो उसके ऊपर हम बात ही नहीं करते। इसी तरीके से लाहौर में हो जाए तो उस पर बात नहीं करते। तो ये एक चीज है कि जिसमें यकीनन जो बहुत सारी चीजें हैं जिनके ऊपर हम कवर कर सकते हैं, जिनके ऊपर बात हो सकती है। लेकिन एंड ऑफ द डे एक और चीज है कि मुल्क का जो सियासी माहौल है, जब सियासतदान बाहर निकलेंगे वो इस किस्म की बात करेंगे, वुज़रा बाहर निकलेंगे वो ये बात करेंगे, ऑपोजिशन लीडर कोई आएगा वो ये बात करेगा, टीवी प्रोग्राम्स में कोई सियासतदान आएंगे वो ये बात करेंगे, तो फिर अनफॉर्चुनेटली हम भी उसी के कैदी हो जाते हैं और वही चीजें हम लोग डिस्कस करते रहते हैं कि उसने ये कहा, उसने वो कहा। तो ये मेरे ख्याल में एक चीज है जिसके ऊपर यकीनन हम सबको खुद भी गौर करने की जरूरत है। एक वन लाइनर आमिर, मैं जाऊंगा कि अब ये जो सिचुएशन जहाँ पे आके खड़ी है, अगर हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो चार्जशीट तहरीक इंसाफ और उसके बानी के खिलाफ आई है दुरुस्त है, तो वे फॉरवर्ड क्या है? पार्टी पे पाबंदी, गद्दारी के मुकदमात या गुफ्तगू के जरिए माहौल को? देखिए, मैं आखिरी हिस्से पे जाऊँगा, सिर्फ आखिरी हिस्से पे जाऊँगा। पीटीआई की सियासी क़यादत को होश का दाखिल लेने चाहिए। जो स्पीकर को यकीन दहानियाँ उन्होंने जाके उनके अमशीरगान के हवाले से कराई थी कि वो सियासत नहीं करेंगी, बाहर आके वो अपने लिए कराएं और जाके मिलें। मेरा ख्याल है स्पीकर फिर उनको मिलवा देंगे और इमरान खान को जाके समझाएं कि हमें मौका दें। जो आप बाहर से नामजद करते हैं वो लोग आपके लिए काम नहीं करते। मैं असद कैसर का नाम लूँगा, बैरिस्टर गौहर का लूँगा, बेहतरीन पार्लियामेंटेरियन मौजूद हैं पीटीआई के, जाएं मिले और बाहर आके सियासत के बयानिया की बजाय, जो आदम नज़ीर तारण ने कहा था, हम घंटा घंटा मिलते थे 4-4 हफ्ते बाद कोट लखपत में, और हम सिर्फ अपने केसेस पे या हिदायत जो होती थी पार्टी को पहुँचा देते थे। और ख्वाजा आसिफ उसी हिदायत के नतीजे में हर कमेटी में जाते थे, हर उसमें जिसमें फ़ौज, DGI नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में आते थे, हम जाते थे कि हम बाइकआउट नहीं करते थे। यहाँ पर तो सूरत हाल ही नहीं है। यहाँ तो आपके लोग अपनी पार्टी के चेयरमैन के नामजद करने पे गए, उनको मीर जाफर सादिक कह दिया। अगर तो ये काम कर लेंगे, मेरा ख्याल है पहली 2 बातों की जरूरत नहीं रहेगी। और अतर, आप क्या समझते हैं, दिस इज़ वे फॉरवर्ड कि गोया कि आप थोड़ा सा पीटीआई को भी अपना होशमंदी से काम लेके अपने रहनुमा को समझाना चाहिए कि नो इनफ इज़ इनफ, अब बेहतर ये है कि हमें कन्फ्रंटेशन के बजाय डायलॉग टेबल पे जाना चाहिए और ज़रा हुकूमत को सुनना भी चाहिए, और ऐसा नहीं है कि हम अपनी डिमांड लिस्ट के लेके जाएं और डिक्टेट करवाएं, बजाय ये कि कोई मिडिल पाथ लेके चीज़ों को एड्रेस करना चाहिए?
देखिए शिराजी साहब, अगर गुज़िश्ता 2 साल से जेल के अंदर महमूद अचकज़ई की, शाह महमूद कुरैशी की, असद कैसर की महीने बाद ही अगर मुलाकात हो जाती होती, तो क्या वो बाहर आके इस किस्म की गुफ्तगू करते? शाह साहब हो जाएँ, असद कैसर साहब हो जाएँ और उनके आतिफ खान है, बहुत सारे उनके लीडरान हैं। तो मेरे ख़्याल में सियासी लोगों को उन तक एक्सेस भी कितना है, ये भी एक इश्यू है। लेकिन उनका एक्सेस होगा, शाह साहब की आप देखें ज़मानत फंसी हुई है। क्या वो बाहर होते तो वो कोई इस किस्म के माहौल में कोई बेहतरी ला सकते थे? यकीनन ला सकते थे। तो मैं 100% आपसे एग्री करता हूँ कि सियासत होगी तो चीजें काम डाउन होंगी। अगर आप जो है उस तरफ जाएंगे कि इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया और हमने इसी मोड में रहना है, तो फिर तो चीजें बेहतर नहीं होंगी। सियासत के जरिए ही रास्ता निकलेगा। लेकिन आमिर, इनफैक्ट इस वक्त जो मैं हुकूमत का रवैया देख रहा हूँ, गोया कि आपने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी DGISPR ने इस बात का गिला किया जब उनसे कहा गया कि जी 9 मई के मुकदमात पे तो अभी तक कोई फैसले नहीं आए, तो उन्होंने बड़ी क्लैरिटी के साथ कहा है कि जी जो फौजी अदालतें थी उन्होंने तो अपने सारे काम कर दिए हैं, आप तो जाके अब आजम नज़ीर तारा साहब से पूछें कि क्यों फैसले नहीं आ रहे। तो हुकूमत वक्त का बयानिया तो ये है कि 9 मई को जो कुछ हुआ वो रियासत पे बहुत बड़ा हमला था, बट अगर देखा जाए तो जो वो क्लेम करते हैं कि जो मास्टरमाइंड है, 2 अफराद के बारे में बात की जाती है, वो बानी PTI हों या वो जनरल फैज़ हमीद। बानी PTI से मुतल्लिक तो मेरे ख्याल में अभी तक मुकम्मल तौर पे चालान ही पेश नहीं हो सका। तो अब उसके बाद हम देखते हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब वज़रा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनके इत्तेहादी भी कर रहे हैं, इस सारे नैरेटिव को वो गोया के एंडोर्स कर रहे हैं। तो ये तेज़ी पहले भी आ सकती थी। अब आइए तो लगता है कि अब आप एक गोया के किसी ने आपको लाइन दी है, जिस लाइन को आप टोल करके तो आगे बढ़ना चाह रहे हैं। चालान पेश हो चुका हुआ है। उन्होंने पहला लफ्ज़ कहा था कि मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले हो चुके, बाकी सिविल अदालतों में हैं, वो जाने। और अगर आपको जवाब लेना है तो आदम नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल से लें। जो GHQ हमला केस है, चालान ही नहीं, सिर्फ आखिरी चंद गवाह बाकी बचे हैं उसमें। वो किसी भी दिन जब ट्रायल चलेगा 2, 3, 4, 5 समातों में उसका फैसला आ जाएगा या फैसला महफूज हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर है, वो भी वो अदालत के पास है। ये जवाब दिया था DGISPR ने, और कोई ऐसा जवाब नहीं दिया था कि वो नहीं कर रहे। वो तो ट्रायल करा रहे हैं, सारे के सारे सजाएं, कन्विक्शन बहुत सारी हो भी चुकी हुई हैं। जिस किसी का शौक है तो वो और भी हो जाएंगी, मुझे तो नहीं पता वो कब कराएंगे। हाँ सही। अतर मैं लास्टली आपका भी इस पे कमेंट चाहूँगा। इनफैक्ट ये जो बयानिया हुकूमत का और उसके मुकाबले में जो कंडक्ट है वो गोया कि 190 मिलियन पाउंड केस हो, जिसमें कहा जा रहा है कि अभी तक 9 माह गुजर गए, 10 माह गुजर गए, हाई कोर्ट में उसकी समाअत दोबारा नहीं हो पाई, या इसी तरह जो दीगर केसेस हैं वो भी अल्तवा का मुसलसल शिकार हो रहे हैं। तो ये जो इस वक्त तहरीक इंसाफ तासुर दे रही है कि डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल हो रहे हैं, आपको लगता है कि वो बड़ा दुरुस्त उनका है या नहीं, अगेन चीज़ें मेरिट पे आगे बढ़ रही हैं? नहीं, देखिए हर दौर के अंदर ये चीजें तो होती रहती हैं। आपने देखे कि वही मियां साहब के केसेस अब किस तरह खत्म हुए और कितनी जल्दी खत्म हुए, पहले किस तरीके से वो चल रहे थे। तो इस दफा PTI वाले गिला शिकवा कर रहे हैं, और जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुछ केसेस वगैरह हैं उनके पेंडिंग हैं, तो उसमें तो कोई दो राय नहीं। बाकी ये है कि देखिए फैसला जो भी होगा अदालतों से ही होना है, और इन्हीं अदालतों के अंदर ही मुकदमा लड़ा जाना है। अब ये मैं और आप तो बैठ के उसका फैसला नहीं कर सकते, और तो ना कोई सियासी जमात फैसला कर सकती है। तो ये तो एंड ऑफ द डे इन्हीं अदालतों से ही फैसले होंगे। देर सवेर तो फिर आपको पता है हमारे निज़ाम में ये चलता रहता है। बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी अतर काज़मी और आमिर यासराना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का यहीं पे अख्तिताम करते हैं। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।